गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यह बात छत्तीसगढ़ के एक मंत्री पर 100% सही बैठती है, जिन्होंने अपनी मेहनत और लंबे संघर्ष के बाद आज ये मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा जी की, जिन्होंने एक काफ़ी संघर्ष के बाद शासकीय सेवक भी रहे हुए और इन सब के बावजूद राजनीति में आए। बड़ी इनकी रोचक और प्रेरणादायी इनकी यात्रा रही है। तो इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए आज वे स्वयं हमारे बीच मौजूद हैं, तो हम उन्हीं से इस पर बातचीत करेंगे। मंत्री जी, ये बतलाइए कि एक शिक्षक के रूप में शासकीय सेवा, उसके बाद राजनीति का एक लंबा सफ़र, तो इन सब का ये यात्रा कैसी रही आपकी? इस दौरान किन चुनौतियों से रूबरू हुए आप? कृपया हमको इसका कृपया हमें ये डिटेल में बतलाइए। देखिए, किसी शायर ने बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है, बस काम कीजिए, बस काम कीजिए, बिना वक्त देखकर, एक दिन वक्त भी इंतज़ार करेगा आपकी मेहनत को देखकर। मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं लगातार 30 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। मेरी जो यात्रा शुरू हुई थी 93 से, मेरे मन में एक सपना था, एक संकल्प था कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में काम करूँगा, और मैं समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, लोगों के बीच, गांव के बीच, और इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे पिताजी स्वर्गीय सोनचंद वर्मा के स्मृति में हमने एक फाउंडेशन बनाया, स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के तले हम बड़े बड़े धार्मिक आयोजन किए, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण कथा जैसे अनेक धार्मिक आयोजन किए, और बड़ी संख्या में हमने धार्मिक पुस्तक भी छपवाया। 4 प्रकार के 4 बार पुस्तक छपाए, धर्म प्रवाह, धर्मपथ, धर्म दृष्टि, और अभी लास्ट 2018 में नहीं 2023 में दिशा नाम की एक पुस्तक छपा करके करीब हमने 60,000 पुस्तकों का वितरण हमारी विधानसभा में किया। और हमारा काम था लोगों को धर्म, संस्कृति और संस्कार से जोड़ना। धर्म के साथ साथ हमने गांव के विकास के लिए बहुत काम किए। हमारे बलौदा विधानसभा में 200 गांव पड़ता है, तो 200 गांव में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, पेयजल, सभी क्षेत्रों में हमने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी 2018 तक, उसमें हमने बहुत से काम किए। गांव गांव तक बहुत सारी योजनाओं को पहुंचाया, लोगों के बीच अपना पहचान बनाया, और ये सब काम से लोगों के बीच हमारी लोकप्रियता बढ़ी, और सबका मेहनत, सबका आशीर्वाद से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सफलता दिखाई देती है, लेकिन सफलता के पीछे जो संघर्ष रहता है वो लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है। और कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो हमने कर्म किया है, फल की इच्छा जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन हम प्रायोरिटी में वो नहीं था, हम कर्म को ही सामने रखा और बेहतर काम लोगों के बीच किए हैं। जी, मंत्री जी, आपने जैसा बतलाया, आपने अपने क्षेत्र में काफ़ी समय से जो धार्मिक आयोजनों को खास महत्व दिया, आपकी एक खास तौर पर पहचान भी बनी। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये विचार कैसे आया कि इस क्षेत्र में इस ढंग से कार्यक्रम कराए जाएं और लोगों को उससे जोड़ा जाए? देखिए, हमारे पिताजी बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति थे। हम बाल्यकाल से राम कथा, भागवत कथा उनके मुख से सुनते आए हैं। बहुत सारी पुस्तकें भी हमारे यहाँ
अभी भी है। तो बचपने से लगाव धर्म के प्रति था और उनके रहते रहते भी हमने राम कथा, भागवत कथा का आयोजन किया और हमारा पूरा परिवार धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। पूरे परिवार का योगदान रहता है। पिता के साथ साथ वो हमारे गुरु भी थे और उनके जीवन से बहुत से प्रेरणा ले हैं। बहुत प्रेरणादायी बात करते थे और हम खाली समय में पिताजी के साथ ही बैठते थे और जब भी बैठे हैं तो खाली धर्म की बातें होती थी, चाहे वो राम कथा हो या भागवत कथा हो। और बहुत प्रेरणादायी प्रसंग उसके जीवन से हम सुने हैं और उनके द्वारा दिए गए शिक्षा ही आज हमारे जीवन में हैं और जो कुछ आज हैं वो उन्हीं के पुण्य प्रताप से हैं। मंत्री जी, जब आपने सरकारी नौकरी छोड़ी और ये विचार किया कि मुझे अब सार्वजनिक जीवन में आना है, लोगों की सेवा करनी है, तो उस समय आपके घर परिवार के लोगों के क्या विचार थे? लोगों ने मतलब मेरा कहने का मतलब है परिवार के लोगों ने इसे किस रूप में लिया? देखिए, मैं काफ़ी लंबे समय तक शासकीय सेवा कर चुका था और शासकीय सेवा के दौरान अधिकांश समय प्रदेश के नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला। उनके साथ काम करते करते सरकार की योजनाओं को गांव तक ले गया और मैं सेवानिवृत्ति के ठीक 5 वर्ष पूर्व वीआरएस लिया हूं। चूँकि मैं काफ़ी समय तक शासकीय सेवा में रहा तो परिवार के लोगों का भी यही था कि बहुत सेवा कर लिए शासन के कर्मचारी के रूप में, अब लोगों की सीधी सेवा करना है, समाज सेवा करना है, तो इसका एक सशक्त माध्यम है राजनीति। राजनीति में रहते हुए सरकार की योजनाओं को गांव तक और गरीबों तक ले जाया जा सकता है। तो परिवार के लोग सब सहमति दिए कि नहीं, बहुत अच्छी सोच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक योजनाओं को पहुंचाएंगे, गरीबों की सेवा करेंगे और सब मिल कर के ये निर्णय लिए हैं। जी, मंत्री जी, आप उन खुशनसीब नेताओं में से एक हैं जो पहली बार विधायक चुनकर आते हैं और कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। ये आपकी काबिलियत थी जिसकी वजह से सरकार ने आपको ये मौका दिया या ये अवसर दिया। अब ये बतलाइए कि जब आप कैबिनेट मंत्री बने हैं, अभी हालांकि ज़्यादा वक्त नहीं बीता, लेकिन किन चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है? देखिए, कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। ये भारतीय जनता पार्टी है। एक बूथ के कार्यकर्ता को भी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री बनने का मौका मिलता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है, संभव है। यहाँ लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे प्रदेश के नेताओं ने, राष्ट्रीय नेताओं ने हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास जताया है, भरोसा जताया है। और हम भी, जो हमारे नेताओं ने हमारे ऊपर जो भरोसा किया है, विश्वास किया है, उस पर हम खरा उतरेंगे, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करेंगे, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो इनके लिए मैं हमारे सभी नेताओं के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी है, हमारी मोदी जी की गारंटी है ना। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। मंत्री जी, आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण विभागों में से एक राजस्व विभाग भी है। तो पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि राजस्व विभाग में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से मामले पेंडिंग हैं, चाहे वो सीमांकन हो, बटांकन हो, नामांकन हो, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजस्व प्रकरण हैं जो लंबे समय से लंबित हैं। तो अभी तो चूंकि आचार संहिता का समय था, चुनाव का समय था, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि इन चीज़ों को आसान बनाया जाए, सुगम बनाया जाए, ताकि आम जनता की जो राजस्व से जुड़ी समस्याएं हैं उनको उस पर ज़्यादा परेशानी न उठानी पड़े? देखिए, इसके लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित किए हैं कि देखिए, अधिकांश समस्या सीमांकन का, नामांतरण का, बटांकन का, ये सब रहता है। तो इसके लिए हमने एक समय सीमा निर्धारित कर दिया है कि जो
अविवादित प्रकरण है जिसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, उसका समय सीमा 3 महीने निर्धारित कर दिए हैं। और जो विवादित प्रकरण है उसको 6 महीने के अंदर, यदि समय सीमा में प्रकरण का निपटारा नहीं होता है तो अभ्यर्थी को अधिकार है कि उनके खिलाफ शिकायत कर सकता है, संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी। और नंबर 2 कि हमने राजस्व निरीक्षक मंडल पे समस्या निवारण शिविर का आयोजन एक डेट में पूरा प्रदेश में करवाया। राजस्व निरीक्षक मंडल पे यदि कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो उसके बाद हमने तहसील स्तर पर एक शिविर का आयोजन करवाया पूरे प्रदेश में एक डेट में। तहसील स्तर पे यदि कोई प्रकरण बच जाता है तो उसका अंतिम उसका निराकरण जिले स्तर पे। तो हमने 3 स्तरों पर समस्या निवारण शिविर का आयोजन करवाया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और भविष्य में भी हम राजस्व प्रकरणों के निपटारा के लिए फिर से जिलों में शिविर लगवाएंगे और जो किसान हैं उनके प्रकरणों का निपटारा वहाँ कराएंगे। जी, माननीय मंत्री जी, आपके पास एक और महत्वपूर्ण विभाग है, वो है खेल विभाग। और छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ज़रूरत उन्हें निखारने की है। तो विभाग ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाने और उनको तराशने के लिए क्या प्रयास करेगा? आगे कुछ योजनाएं हैं? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छे काम हुए हैं। और डॉक्टर साहब ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवा में भी 2% आरक्षण की व्यवस्था किए थे। और खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष अलंकरण समारोह का आयोजन भी होता था। 2018 में जैसी कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सब काम बंद कर दिया, न कुछ खेल कूद हुआ, न उन्होंने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची घोषित की और न ही अलंकरण समारोह आयोजन किया। इससे खिलाड़ियों में बड़ा आक्रोश था। कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं, चक्का जाम किए हैं, मंत्रियों के बंगले का घेराव भी किए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निर्देशन में, हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के मार्गदर्शन में आते ही अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन हुआ और सभी खिलाड़ियों को उस दिन सम्मानित किए। उस दिन मैं देख रहा था खिलाड़ियों के चेहरे में बड़ा उत्साह था और एक आशा भरी निगाह से देख रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अब खिलाड़ियों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। और हम भी चाहते हैं कि खिलाड़ियों के लिए अच्छा करेंगे। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना यहाँ पे लाए हैं। इस योजना के तहत सभी हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, खेल का आयोजन किया जाएगा। और हमने वादा किया है कि अलंकरण समारोह इसको नियमित करेंगे, हर साल इसका आयोजन होगा। और आपको पता है बहुत चर्चित एक कांग्रेस गवर्नमेंट में था राजीव युवा मितान क्लब, जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिए। कहीं कोई खेल हुआ नहीं, युवाओं को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। लेकिन ये सारे पैसे अपने एजेंटों को गांव-गांव में क्लब का गठन करके वितरित कर दिया। भ्रष्टाचार हुआ, जिसको हमने आते ही विधानसभा में घोषणा कर दिया इसको भंग करने की। इसको हमने भंग कर दिया और जितना पैसा इसमें खर्च हुआ है उसकी जांच के आदेश भी दिए हैं। जांच में यदि दोषी मिलते हैं तो उसके ऊपर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जी, मंत्री जी, आपने जैसा कहा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के बाद, तो वो बहुत सही है और एशियन न्यूज़ भी इस चीज़ का समर्थन करता है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अब हम कुछ ऐसे खिलाड़ियों की बात करना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ चूँकि का काफ़ी इलाका वनों से आच्छादित है और वनांचल में बहुत से ऐसी खेल प्रतिभाएं हैं जो सामने नहीं आ पाती। उनमें नैसर्गिक गुण हैं कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
उभर सकें, लेकिन उन्हें सामने लाने के लिए या उनको आइडेंटिफाई करके और वो चीज़ें मुहैया कराने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। आपको क्या महसूस होता है? देखिए, खेल प्रतिभा हमारे ग्रामीण स्तर में बहुत हैं। आप वनांचल में ले लीजिए, बस्तर में, या इधर जसपुर सरगुजा ले लीजिए, तीरंदाजी, मलखम, राजनांदगांव क्षेत्र में है। तो बहुत से प्रतिभा है और हम इस प्रतिभा को एक अच्छा मंच देंगे, अवसर देंगे, और हम चाहते हैं कि इन प्रतिभाओं का प्रदेश में और देश में, विदेश में इनका नाम हो। हम उनको एक अच्छा अवसर देंगे, अच्छा एक मंच देंगे। यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सवाल सिर्फ उसको सुविधाएं प्रदान करना, मंच प्रदान करना, अवसर देना है। जी मंत्री जी, अब आखिरी सवाल है और ये सवाल कुछ अलग हटके है। आप जो है भजन कीर्तन और जो सामाजिक और जो धार्मिक कार्यक्रम तो कराते ही कराते हैं, इसके अलावा भजन कीर्तन और बहुत सी चीज़ों में खुद भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और गायन में भी आपकी ख़ास तौर से रुचि है। आप फिल्मी गाने भी खूब अच्छे गाते हैं, हमने ये सुना है। तो हम ये चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ चंद लाइनें, आप जो चाहें या जो आपको पसंद हो वो अगर प्रस्तुत करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। देखिए, भजन गाने का शौक़ तो बचपने से है, और अभी तो पूरे हमारे देश में जब से मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर बना है और राम लला विराजे हैं, तब से राममय हो गया है। तो भगवान राम को समर्पित करते हैं 2 लाइन। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मैं रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। बहुत खूब मंत्री जी, बहुत खूब। एशियन न्यूज़ के लिए आपने समय निकाला और इतनी सारी चीज़ें, इतनी जानकारियाँ दी और एक बहुत बढ़िया भजन भक्तिमय पूरा वातावरण आपने जो किया है, उसके लिए हम एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद भैया। तो श्रोताओं, ये थे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा जी, जिन्होंने बहुत से मुद्दों पर खुलकर हमसे बातचीत की, जिसमें धार्मिक बातें हों, उनके सामाजिक कार्य हों, विभागीय बातें हों, और इतना ही नहीं, उन्होंने हमें बहुत प्यारा सा एक भजन भी सुनाया। तो दोस्तों, अब ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं और जल्द ही अगले कार्यक्रम में जल्द ही किसी एक नई शख्सियत के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक संजय दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।